जब 2020 के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ रहे थे, तब एक बड़ी साजिश हुई थी। उस साजिश के बाद दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे। दिल्ली पुलिस ने जब जांच की थी तो पाया था कि वो पूरे राइट्स डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के साथ, प्रेसिडेंट के जब आते हैं तो पूरे वर्ल्ड की अटेंशन होती है, उसके साथ हुए। उसी तरह सितंबर में आपको पता है ब्रिक्स का समिट भारत में हो रहा है, जहां पे ब्राजील, रशिया, चाइना सबके लीडर्स आ रहे हैं। और साथ ही साथ सुनने में आ रहा है सीजन 2 शुरू होने वाला है कॉकरोच जनता पार्टी का। दूसरी तरफ आपको पता है किस तरह होम मिनिस्टर ने खुद ट्वीट किया कि 200 से ज्यादा उन्होंने आतंकवादी एक ऑपरेशन में अक्रॉस स्टेट्स, हैट्स ऑफ टू दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड पुलिसिंग ऑपरेशन कैच किया। तो क्या जब ये ब्रिक्स समिट हो रहा है, वर्ल्ड की दोबारा निगाहें यहाँ पे हैं, एक जो कॉकरोच जनता पार्टी क्रिएटेड है वो कुछ रकस करेगी, वो खुल के बोल रही है उसके प्लान्स क्या है सितंबर को लेके। दूसरी तरफ जो ये पाकिस्तान से इंस्पायर्ड होकर सोशल मीडिया पे टेररिस्ट हैं, तो ये बहुत बड़ा खतरा क्या दिल्ली पे दोबारा मंडवा रहा है जब ब्रिक्स समिट होगा। ये सब पुलिसिंग, इंटेलिजेंस और खतरे को समझने के लिए और उस पर क्या करना है वो जानने के लिए इट्स आवर प्लेजर टू वंस अगेन इनवाइट डॉक्टर विक्रम सिंह जी फॉर कमिंग आउट एंड अपने यूनिक वे में सारी बात समझाने के लिए। थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। Thank you, Shkaranji. I'm ever so grateful to you for bringing up a topic that is of national importance, not only the security of Delhi, but national security. And the topmost priority today should be to secure the nation from Andolan GVs, professional agitators. So we will go step by step. We saw a nightmare during the visit of President Donald Trump in the year 2020, when Delhi was almost set on fire. Almost आपको लगा था दिल्ली में अब आग लगने ही वाली है। दंगे की ऐसी विभीषिका शायद दिल्ली ने 47 में देखी हो तो देखी हो। उसके बाद ऐसे दंगे सिख राइट्स में हुए थे या फिर अभी इन्होंने कर दिए। उसके पीछे का कारण देखें। आपने ये देखा होगा कि सोची समझी तरीके रणनीति के तहत ये तिरंगा लेके चलते थे, दंगाई तिरंगा लेके चलते थे और तिरंगे के साथ साथ अपने राष्ट्रवादी को तथाकथित हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वो तिरंगा, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जो पत्थर आदि इन्होंने किए, जिस तरीके से सीसीटीवी नेटवर्क को इन्होंने ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के साथ साथ इन्होंने पुलिस कर्मियों पे आक्रमण किया। ताहिर हुसैन आपका जो पार्षद था, उसके छत का अगर आप मुआयना करते तो आपको दिखाई पड़ता पेट्रोल बॉम्ब वहां, बालू में मिर्ची मिली हुई वहां, जिससे कि पुलिसकर्मी और आसपास के ऊपर, उनके ऊपर वो बालू मिर्ची मिली फेंक दें। और एक उसने कस्टमाइज, जैसे डेमास्कस में एक कैटेपुल्ट बनी थी, आप एक छोटी गुलेल जो आपने बचपन में कभी इस्तेमाल की हो, उसका खूब बड़ा वर्जन बना लें और आयरन एंगल की आप उसको बना देंगे वी, और आयरन एंगल में जो उसके खींचने वाले थे उसको आप, जो ट्रक का जो हैवी ड्यूटी ट्यूब होता है उसको आप बना देंगे। और जो पत्थर लगाते हैं आप, मोटे मोटे पत्थर, मैं समझता हूं कि 5-5, 10-10 किलो के पत्थर आप इस तरीके से तैयार कर लें कि उनको जब आप फेंकें तो मालूम पड़ता है कि वो काफी दूर तक जा करके दूसरी बिरादरी के छतों पे जा करके या भीड़ में जा करके तोप के गोले की तरह इस्तेमाल हो। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन बेशर्मी के साथ जो उन्होंने कहा हमारे साथ जुल्म हुआ, आपने दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, आपकी औरतें बुरके पहन करके आ गई, गुंडई की। दिल्ली पुलिस ने तब बहुत जब्त से काम लिया और आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की। लेकिन आपने जो चौतरफा खतरे की बात की है, अब कॉकरोच जनता पार्टी की पहले, उसके पहले हम कर लें कि 12 अगस्त को जो एमएचए ने एक ड्राइव चलाई, और उस 12 अगस्त की ड्राइव में अगर आप ये देखें कि पहली बार आईएसआई पाकिस्तान ने गियर शिफ्ट किया है। गियर शिफ्ट किया कि कम खर्च बाला नशीन, बहुत कम बजट में और थोड़ा ग्लैमर कोशन डाला है। आपने सुना होगा एसबीएन, शहजाद भट्टी नेटवर्क, ये एक इन्फ्लुएंसर है और दुबई बेस्ड भी है, इसका एक नेटवर्क भी है। तो ये लोगों को वर्गला करके ग्लैमर कोशेंट के जरिए हमवार करता है और इश्करन जी हमवार करने के बाद इनको रेडिकलाइज करता है। तो पहले हमवार किया, ग्लैमर कोशेंट आया और हमारे लोगों के पास, आपको याद होगा कि एक जब कत्ल हुआ था दिल्ली में, एक हिंदू लड़के का एक मुसलमान ने किया था, बाद में वो एनकाउंटर में मारा भी गया। तो बड़ा झटके के साथ बाल यूं झटका दे कहता था, भाइयों मैंने एक मर्डर मार लिया है। जैसे मर्डर नहीं, मैंने कुत्ता मार लिया है। भाइयों मैंने एक मर्डर मार लिया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्दी सलामत बाहर आऊं। खैर अल्लाह पाक ने उनकी आधी दुआ तो सुन ली कि मर्डर तो मार लिया,
लेकिन सलामत लौट ना पाए, क्योंकि वहीं पर पुलिस ने इनको ढेर कर दिया। तो आपको याद होगा कि जिस ठसक के साथ ये बात करते थे, अब यही जो ग्लैमर क्वेश्चन थे, इसी तरीके के जो युवा एलिमेंट है, और पिकआउट उन्होंने यूं किया कि अंडर एज टीनेजर, जिससे कि जब ये प्रोसिक्यूट हो तो जे एक्ट में ये प्रोसिक्यूट हो, रेगुलर बीएनएस में ना हो, यूएपीए में ना हो। तो ये एक सोची समझी एक रोड मैप के तहत अब आपकी जो सक्सेस स्टोरी है एमएचए की, आप ये देखें कि 14 स्टेट्स में 253 एक बार, 253 इन वन गो प्लस 200 इन अनदर गो केसेस रजिस्टर्ड अंडर बीएनएस, यूएपीए एंड इंडियन एक्सप्लोजिव्स एक्ट। और इसमें जो गिरफ्तार किए गए हैं वो इंटरेस्टिंग फिगर है कि 4 स्टेट्स के डेटा मैं आपको देता हूं। 62 फ्रॉम उत्तर प्रदेश, 52 फ्रॉम हरियाणा, 51 फ्रॉम दिल्ली एंड 44 फ्रॉम पंजाब। You may recall that SSP Police Commissioner Bhullar of Amritsar had also intimated, and even before this CJP agitation, that they were planning on the same lines. But the officer, patriotic and professional, उसका अनसेरेमोनियसली उसका तबादला कर दिया गया, क्योंकि उसने गेम प्लान आम आदमी पार्टी का खत्म कर दिया, सारी उनका जो नैरेटिव था उसको धो दिया। तो अब ये जो सक्सेस स्टोरी है आपकी, आपने ये देखा कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, और अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में ये इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, इंट्रोगेशन चल रहा है, रिकवरीज चल रही हैं, और इनकी कायदे से पूछताछ चल रही है। और अब इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि ये कोई भी वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है, और इनकी ग्रेडिंग होती थी। पहले इनसे कहते थे छोटे मोटे काम करो, तो छोटे मोटे काम क्या करो, कहीं जाकर के कुछ डिलीवर कर दो, फिर उसके बाद तुम पेट्रोल बम बनाओ, ये ग्रेजुएशन स्टेज नंबर 1। उसके बाद ड्रोन ड्रॉपिंग ऑफ वेपन्स। तो ये जो फेस तरीके से था, ये पहला डेवलपमेंट है। और आप ये देखें कि पहले तो करोड़ों आईएसआई खर्च करता था, इनको आप देखेंगे कि टिकली चोरों को 3000 से लेकर के 8000 तक के इनको इंसेंटिव्स, ये पॉकेट मनी दी जाती थी, बेयरली 3000 टू 8000। तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले आपने एंसनेयर किया एसबीएन, आईएसआई एक शहजाद भट्टी नेटवर्क, फिर रेडिकलाइज किया, फिर आपने छोटे मोटे इनको टास्क दिए। इन टास्क में इश्करन जी आपने बताया कि वल्नरेबल इंडियन यूथ, सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट, और उसके बाद आपने देखा होगा कि टारगेटेड किलिंग्स के लिए भी इनको एक्सिक्यूट तैयार किया गया था, लेकिन टारगेट किलिंग ये कर नहीं पाए। पेट्रोल बम तक तो ये पहुंच गए थे, और ड्रॉपिंग ऑफ वेपन्स वाया ड्रोन्स तक इनको ब्रीफ किया गया, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। लेकिन जो शातिर दिमाग से जो इन्होंने जिसमें कामयाब हो गए, वो था स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरास, सोलर पावर। एक तो सीसीटीवी कैमरा स्टैंड अलोन और सोलर पावर, कोई पावर बैकअप नहीं, और सेंसिटिव एरियाज में जाकर के, कैंटोनमेंट एरियाज में, रेलवे स्टेशन में, जो प्रमुख हमारे जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज, उनके स्ट्रेटेजिक जगहों पर, जिससे कि जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट हमारे ट्रूप्स का हो, इक्विपमेंट का हो, आर्मर का हो, आर्म पर्सनल का हो, या जिस तरीके का ट्रैफिक वॉल्यूम हो, और ट्रेनों का मूवमेंट हो। जैसे अंबाला से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इन्होंने कई सीसीटीवी, गाजियाबाद में 14 इस तरीके के उचक्के गिरफ्तार किए गए थे। तो गाजियाबाद में ट्रीटमेंट थोड़ा अलग किस्म का हुआ इनका। तो काफी चीजें इन्होंने बताई, और उसके बाद खुलासा और हुआ, तो कुछ और पकड़े गए आगरा से। तो आप देख सकते हैं कि इनका नेटवर्क किस तरीके से आया, लेकिन इन्होंने कसम जरूर खाई कि हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन इनके पास से जो बरामदगी हुई है, पिस्टल इनके पास से बरामद हुई, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस इनके पास से बरामद हुई, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव और ग्रेनेड इनके पास से, और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले इक्विपमेंट इनको मिले, जिसमें पिस्टल्स वगैरह भी थी। तो ये जो लाइव एम्यूनिशन और पिस्टल्स की जो बरामदगी है, इट इज अ कॉज ऑफ वेरी ग्रेट कंसर्न। फिर इट इज नॉट रॉकेट साइंस टू मेक पेट्रोल बॉम्ब। पेट्रोल बनाना कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम नहीं है। ये लौंडे लपाड़ी वैसे भी इसी सब चीजों में बने रहते हैं, हालांकि इनकी कोई प्रतिभा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इश्करन जी, जो इस तरीके की कामयाबी है, इसके 2 तरीके से मैं देखता हूं। मैं एमएचए को, आईबी को, स्टेट कोऑर्डिनेशन को बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत बड़ा आपने एक तमाशा खत्म कर दिया, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी निष्क्रिय कर दी। लेकिन जो आपने देश के सामने जो खतरा है, कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में तो खतरा आपने तब भी निष्क्रिय किया था, लेकिन बड़ी भारी कीमत देने के बाद, और अब जो ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस जो प्रस्तावित है, उसमें भी अगर इस तरीके की, अगर ये कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है, उसके दौरान ये जाकर के कुछ देश को शर्मिंदा करने के प्रोग्राम बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि अब देश इश्करन जी कुर्बानी मांग रहा है।
मेरे 2-3 प्रस्ताव हैं। आप चूंकि इतने प्रबुद्ध और ज्ञानी अधिवक्ता हैं, इस पे विचार कर लें कि राष्ट्रद्रोह में अगर कोई कन्विक्ट होता है तो वो और उसके सपोर्ट सिस्टम को न सिर्फ जेल जाना चाहिए, और मिनिमम सेंटेंस शुड बी आजीवन कारावास। आजीवन कारावास के साथ कुछ सुविधाएं जो आप मुफ्तखोरी की आदत लग गई है, जैसे इनको सिटीजनशिप, राइट टू प्रॉपर्टी, मुफ्त का राशन, मुफ्त की गैस, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी और पानी, ये खत्म हो जाना चाहिए, और राइट टू प्रॉपर्टी खत्म होना चाहिए। इस पे विचार कर लें, क्योंकि इस तरीके से अगर सैकड़ों की तादाद में हर 15 अगस्त के पहले अगर गिरफ्तार हो रहे हैं तो इनको जैसे खत्म होने की बात है, तो इसके ऊपर विचार करना। अभी हम कॉस्मेटिक्स पे डील कर रहे हैं। सर ये इतना बड़ा नंबर है, मैं भी कॉकरोच जनता पार्टी पे आऊंगा, पर उससे पहले 250 अराउंड इतना बड़ा नंबर है। और सर क्या ये हमारी जनसंख्या, क्योंकि मैं वापस जाता हूं 2020 में, वो शर्जील इमाम कहता था 5 लाख लोगों को इकट्ठा कर लीजिए तो आप नॉर्थ ईस्ट और भारत को सेपरेट कर देंगे, जो प्लान था उसका। तो कोई उसके लिए ट्रेनिंग नहीं, कोई स्पेशल ऑपरेशंस नहीं, कोई हथियार नहीं, आप सिर्फ लोगों को इकट्ठा कीजिए, रेडिकलाइज कीजिए, मोबिलाइज कीजिए या पैसे दीजिए। अब यहाँ पे भी 250 लोग हैं। अब सोशल मीडिया के जमाने में तो आपको भारत आने की भी जरूरत नहीं है, और आप जो अमाउंट बोल रहे हैं, पेटी अमाउंट 3,000, 5,000, 8,000 रुपए के लिए अगर अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज किया, तो वो तो जब हॉलीवुड मूवीज में होता है, किसी को अपना रोल पता ही नहीं है, वो थोड़ा काम करके एक बड़ा कारनामा कर सकता है। तो सर ये क्या एक पुलिसिंग के लिए ये ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल, बट ये तो एक अन चार्टेड टेरिटरी है जहां पे सिटीजन्स को ही ऐसे यूज किया जाए, तो पुलिस के लिए भी आइडेंटिफाई करना इज नॉट सच एन ईजी थिंग, क्योंकि आप बेसिकली तो जनता से ही निकल रहे हैं। जो कश्मीर में होता था वो पूरे भारत में होने का खतरा हो सकता है सर। आप सही कह रहे हैं, खतरा बिल्कुल वास्तविक है, रियल है, लेकिन पुलिस भी बहुत जल्दी अपने एक्ट को पूरा अच्छी तरीके से पुख्ता कर लेती है, जिससे कि एक तरीके से आप मान के चले कि पुलिस ने भारत को इनविंसिबल बनाया है, अभेद्य बनाया है, और आगे भी यही रहेगा। देखिए, दिल्ली में जैसे थोड़ी कामयाबी मिली, इसी तरीके सीजेपी एजिटेशन को भी थोड़ी कामयाबी मिली, लेकिन कोई ये समझ ले कि हमेशा वो महाराजा विक्रमादित्य बने रहेंगे और अश्वमेध यज्ञ करते रहेंगे, तो मंसूबा भूल जाए। आप अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल सही, आप चाकू मार सकते हैं, बिल्कुल सही है। भाइयों, मैंने एक मर्डर मार लिया है, लेकिन मर्डर मारने के बाद आपकी क्या दुर्गत होगी, गली के कुत्ते की तरह तुम भी मारे जाओगे। तो ये द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट इज द बिगेस्ट डिटरेंट टू प्रिवेंट सच क्राइम। एंड इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अब कॉस्मेटिक्स और होम्योपैथिक इलाज का समय नहीं है, बाईपास सर्जरी का समय आ गया है। इसके ऊपर जरा विचार कर ले आप। और आपने बिल्कुल सही कहा, आपका एजिटेशन, कल मैं एक शो पे बैठा था और वही चैनल था जो बड़ा मशहूर चैनल है, और वहां कह के साथ इस पीसफुल एजिटेशन में पुलिस की बर्बरता ने कहा, पुलिस वाले घायल हुए 250, आंदोलनकारी घायल हुए 75, 30 गाड़ी स्वाहा कर दी आपने, महिला पुलिसों के साथ, आप कर्मियों के साथ आपने की अभद्रता। अब आप फरमा रहे हैं कि पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज अगर आपको देखना होता तो हम लोगों के कार्यकाल में आप आते, आपको मालूम पड़ जाता कि बर्बर लाठीचार्ज क्या होता है। भगवान न करे किसी को देखना पड़े, इतना जिंदगी वो विकलांग हो जाता है। फिर वहां पे जहां पर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं, मिस्टर इश्करण भंडारी जी, अपने पैरों पे नहीं, स्ट्रेचर पार्टी रहती है, व्हील चेयर पार्टी होती है, उनको सीधे एम्बुलेंस से लाद करके ले जाते हैं अस्पताल, और नाती पोतों को बताते हैं कि ये जब लाठी पड़ी थी तो कमर ऐसी हिल गई कि आज तक भी जो है जो उसमें खम आ गया है। अभी आपको मालूम नहीं, दिल्ली पुलिस ने बहुत जब्त और बहुत टॉलरेंस दिखाई थी, अपने भाग्य को सराहें। लेकिन अब हम आ जाते हैं सीजेपी की एजिटेशन, इसको सर मैं कहते हैं एक ना। बार दिखाना चाहूंगा सीजीडी का, क्योंकि जब उनका जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पहले कहते हैं हम प्रेशर ग्रुप होंगे, अब कह रहे हैं हम सितंबर से कैंपेन शुरू करेंगे। फिर वो कहता है सीजन 2 आ रहा है जंतर मंतर का, तो पहला सीजन हिट हुआ इनके हिसाब से, अब सीजन 2 ला रहे हैं। और तीसरी चीज सर कह रहे हैं, ये जो क्या बोलती कैंपेन है, ये स्टार्ट करेंगे सितंबर 26 में। अब कुछ सोर्सेज कह रहे हैं 10 सितंबर से शुरू करने की बात कर रहे हैं। इंसिडेंटली सर टाइमिंग इज एवरीथिंग, 12 सितंबर और 13 सितंबर को ही दिल्ली में ब्रिक्स समिट है। इसीलिए मेरा दिमाग सर दिल्ली राइट्स पे गया, उस समय भी यही टाइमिंग थी, प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे थे, ये पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, वेल इन एडवांस प्रोग्राम है सर, जब इतने देशों के हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, तो इट इज ऑल शेड्यूल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसी समय आपको टाइमिंग मिलती है कि आपको सीजन 2 लॉन्च करना है, वो 2 दिन से पहले ही आपको लॉन्च करना है। तो सर ये क्या दोबारा वही नॉनसेंस और थ्रेट क्रिएट हो सकता है, और जब हाथ से बाहर निकलेगा बोलेंगे हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो भाषण दे रहे थे, बाकी किसी गैंग ने कुछ कर दिया, हमारा क्या रोल है उसके अंदर।
इश्करन जी, कल भी इसी शो पे था कि 3,000 अपराधी आ गए सीजेपी में, तो पुलिस क्या कर रही थी? तो मैं जानना चाहूंगा, दुनिया की किसी के जरिए, हमारे पास तो नहीं है, दुनिया की किसी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हो, टेलीपैथिक पावर्स हो, माइंड रीडिंग पावर्स हो तो बता दीजिए। हमारे पास तो चलिए नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है अपनी खुशकिस्मती में कि हमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर कर देते तो मैं आगे बताऊंगा। एवरी डे इज नॉट संडे। यू वर ट्रीटेड विद किड ग्लव्स फर्स्ट टाइम, और आप ये उम्मीद करें कि हमेशा आपको पालने में झुला करके, ललाबाई गा करके और आपके मुंह में फीडिंग बोतल लगाई जाएगी, ऐसा अब होने वाला नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इनके ऊपर एक रुख और एक नीतिगत निर्णय ले ले। और जो पुलिस का काम है कि पहले टॉप लीडरशिप, अगर आप देख रहे हैं कि खतरा पैदा कर रहे हैं एक देश की सुरक्षा को लेकर के, तो प्रिवेंटिव अरेस्ट 200 होनी चाहिए। जो टॉप 500 लोग हैं उनके ऊपर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर 25-25 लाख के मुचलके पे इनको करें पाबंद। और जैसे ही मालूम पड़े वायलेंस हुई, तो जैसे कि एक नेता कहते खटाखट 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 आपके बैंक खाते से पैसे चले जाए सरकार के खजाने में, और बैंक में अगर पैसे ना हो तो प्रॉपर्टी नीलाम करके सरकार करे बरामद। जो कुरकमीन एक पोस्ट होती है, जाके आपकी कुर्की करके प्रॉपर्टी करे नीलाम। बहुत ज्यादा जो आपकी नक्शेबाजी हो रही है, 10-10 लाख महीने के किराए के मकान में आप रह रहे हैं, आपकी माली हालात इन सब की होनी चाहिए जांच। और एक एक चीज देखिए, एक चीज सरकार अपने पे आ जाए। आप मुझे एक चीज बताइए, मैं तो नहीं समझ पाया, लोग कहते हैं कि मैंने दुनिया तो बहुत देखी है। व्हाट इज देयर क्लेम टू ग्रेटनेस? इनमें ऐसी कौन सी प्रतिभा है, कौन सी इनमें नूर लगे हुए हैं, आसमान से उतरे हैं, उच्छल तारा है, ध्रुव तारा है, ये नॉर्थ स्टार ये बने कैसे? शेक्सपियर ने एक चीज, सम आर बॉर्न ग्रेट, दे आर नॉट बॉर्न ग्रेट। सम अचीव ग्रेटनेस, वो भी तुम्हारे अंदर प्रतिभा नहीं है। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, ये मैं मानने को तैयार हूं कि कुछ हालात ऐसे बने दैट ग्रेटनेस वाज थ्रस्ट अपॉन यू। तो इश्करन जी, एवरी डे इज नॉट संडे। इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस भी अपनी जो है लाठी ड्रिल मजबूत रखेगी, अपनी जो है ड्रिल उसका रिहर्सल कर लेगी, इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम की दुरुस्त कर लेगी, जिससे कि दोबारा गफलत ना हो, गलतफहमी न पालिएगा। ये कोई तमाशा नहीं है, जब चाह आंदोलन कर दिया, प्रधानमंत्री के तेरही के लड्डू समोसे बांट दिए, और आपने वो गालियां दी जो कि जीपी रोड की जो महिला है उनको भी शर्म आ जाएगी, ऐसी गालियां दी तुम लोगों ने। और एक नेता इसमें हमसे कहा, आपको डीजी साहब शर्म आनी चाहिए, आप हमारी बच्चियों को आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि जीबी रोड की महिलाएं। हमने कहा मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ऐसी बच्चियों को आप अपने घर की बहू बना करके ले आए, तब मैं मानूंगा कि आपके हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और है। वास्तविकता यह है, आप इनको लग्गी से भी स्पर्श नहीं करेंगे, इन बच्चियों को नेतागिरी चमकाने के लिए तो आप आकर के कह गए। और मुझे कोई आपसे लोकप्रियता नहीं लूटनी है, मैं जो ठीक समझता हूं मैं वो कहूं, वही जी सर। अरे जो भी ऐसी गाली गलौज दे रहा है उस पे तो सर लीगल एक्शन तो नहीं होना, या होना वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है, बट निंदा तो उसकी करनी है कि आप किस भाषा में प्रधानमंत्री या उनके परिवार या इतने बड़े बड़े लोगों को इस भाषा में गाली दे रहे हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। और किसी भी स्टेट में नहीं है, प्रधानमंत्री आप किसी स्टेट सीएम को सर इसका 1/10 बोल के कोई दिखा दे, किसी भी स्टेट, यू कैन चूज द स्टेट, वहां पे अपने आप सर एक्शन हो जाता है। और वो फिर उसके बाद लड़ते रहो कोर्ट के अंदर के फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है या नहीं हिस्सा है। तो सर मैं इसमें एक पॉइंट और आ जाता हूँ, जो आप कह रहे हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स, ये प्रिवेंटिव स्टेप्स सर बहुत जरूरी होंगे मेरे अनुसार। अगर ये एजिटेशन को इस तरह करने की कोशिश करते हैं तो सर रियलिस्टिकली क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन तो बहुत ड्रास्टिक लास्ट स्टेप हो जाएगा, वो तो फिर वैसे भी चैलेंज होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में। उससे लेस क्या रख सकते हैं कि ये प्रेशर या कुछ जो लीडर्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाए? सर आपका ऑडियो ऑडियो नहीं है सर। सॉरी, पुरानी सीआरपीसी में धारा 107, 116, 151, इसके अंतर्गत ये 3 सेक्शंस रामबाण होते थे। और सबसे पहले आप 151 सीआरपीसी में प्रिवेंटिव है, जिसमें आप कम से कम 3 दिन तक कर लगते थे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये ऐसे जो है आराम तलब है, ये 3 दिन जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एंड डोंट काउंट द फर्स्ट 24 आवर्स एट पुलिस स्टेशन, जिसमें कि आपको मजिस्ट्रेट ले जाने का टाइम मिलता है, वो 24 आवर्स भी ऐड कर लीजिए। फिर जेल से छूटने में जब तक परवाना जाता है तो 24 घंटे और आते हैं छूटने में, लाने निकालने में। तो ये लंबा किस्सा हो जाता है, क्योंकि ये लोग जो है एसी में रहने के आदी हैं, केवल स्टारबक्स की कॉफी पीने के आदी हैं, और मार्शमैलोज और ये डिजाइनर पिज्जा और बर्गर खाने के आदी हैं। 4 दिन में इनकी टॉप लीडरशिप को अगर बता दे, इनको आटे दाल का भाव तो दिख ही जाएगा। और उसके बाद भी कोई हिमाकत करता है तो ये 3 सेक्शंस नहीं,
107, 116, 151 सीआरपीसी के अलावा भी तमाम सेक्शंस हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इन चीजों के मद्देनजर इश्करण जी, एक तो ये हो जाएगा प्रिवेंटिव अरेस्ट, फिर कीपिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, कि आपने जो बीएनएसएस की धारा 163 पे आपने श्योरिटी दी है, उसकी ब्रीच अगर होती है, तो अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया, शायद कुछ 1000, 2000 या 10,000 का दिया था, आप 25 लाख का लगा दें। 25 लाख का ही हम लोग करते थे, और मैं बता रहा हूं 15 साल पहले की बात। आज अगर कल ने 30 लाख या 35 लाख, तो ये तबाह हो जाएंगे। इनके माता पिता भी कह देंगे 30 लाख आए, कैसे हमारे ही जाएंगे, निकाल के कर देंगे बाहर। तो इस तरीके के बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता है, ये आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्होंने काफी तमाशे कर दिए, दिल्ली का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, इसलिए इश्करण जी ये अनिवार्यता है। जी सर। सर मैं एक कमेंट आना चाहूंगा, ये जो दिमागी नक्सल प्रधानमंत्री ने स्पीच में कहा, और उसके बाद जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की तरह ये आपके में कि इंस्टाग्राम पेज बनता है, अब इस पे भी 2.5 लाख फॉलोअर्स आ गए हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, और बॉलीवुड के कई लोग पहन के भी वो घूम रहे हैं अनुराग कश्यप जैसे कि भाई मैं दिमागी नक्सल हूँ। तो सर अब जो बात की जाए, नक्सल क्या थे, उन्होंने देश का कितना नुकसान किया, और नक्सल भी तो पहले विचारधारा से ही शुरू होता था उस जमाने के लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट, उसके बाद सड़कों पे वो आंदोलन थे, उसमें कई गरीबी की वजह से, कई मोटिवेशन की वजह से, कई पैसे की वजह से। तो डू यू थिंक सर, एक तरफ तो पिछले 10 साल में भारत ने नक्सल टेरर को क्रश किया, एक तरफ इतनी अमेजिंग इमेजेस आ रही हैं कि नक्सल्स रैंप वॉक कर रहे हैं, फॉर्मर नक्सल्स रैंप वॉक कर रहे हैं, विच इज हाउ अ नेशन शुड प्रोग्रेस, और दूसरी तरफ ये दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल, और आप नक्सलिज्म को जस्टिफाई करेंगे। तो सर आप किस तरह से देख रहे हैं भारत जिस मोमेंट में है, ये दिमागी नक्सल मूवमेंट या वापस नक्सलवाद को जेन जी में पेश करना, हाउ डेंजरस इज दैट सर? दिस इज अ वेरी अनहेल्दी, इट्स नॉट डेंजरस, क्योंकि ये फैशन फैड वगैरह होता है, क्योंकि जिन नक्सलों ने जाकर के अरमान पूरे नहीं हुए, सरकार ने 1 साल पहले ही के 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, और ये भीष्म प्रतिज्ञा सरकार ने पूरी की, उनको बधाई। 2008 में मैं पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्तर प्रदेश था, दिल्ली में डीजी कॉन्फ्रेंस में अजीत डोवल साहब, डायरेक्टर आईबी मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके सामने कहा कि भारत के 40% भूभाग पे नक्सलियों का वर्चस्व और नियंत्रण है, 40% पे। और जिन हजारों हत्या हुई हैं हमारे सुरक्षा कर्मियों की, बेगुनाह जनता की, ये सबने देखा। चंद्रबाबू नायडू पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ी को ऐसे ब्लास्ट किया कि उनकी गाड़ी हवा में उड़ती चली गई जैसे हेलीकॉप्टर हो। ये तो कृपा थी ईश्वर की कि बच गए बाल बाल, वरना जिस तरीके की लैंड माइन्स वगैरह ये लोग चलाते थे, भगवान ही मालिक है। मैं एक छोटा सा लतीफा सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में नक्सलवाद है, जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और बलिया एंड गाजीपुर। बलिया गाजीपुर तो आंशिक रूप से थे उन्हें, लेकिन चंदौली, सोनभद्र वगैरह, वहां पर एक भवानीपुर में 16 नक्सल पंथी मारे गए थे एनकाउंटर में। तो इनका एक सीपीआई एमएल अपडेट था कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम आइटम सिंह को फांसी दे देंगे। तो मतलब इनके मंसूबे तो सुनते चलिए। तो हम लोग तो खैर इसके आदी हैं, क्योंकि अगर ऐसी धमकी ना मिले तो हम समझेंगे कि जीवन में शायद हम लोगों ने कुछ किया या नहीं। तो इश्करण जी, ये तो अच्छी बात है कि अब तो उन्मूलन हो गया। अब ये फैशन स्टेटमेंट भी है, ये समझते हैं कि जंगल में जो सशस्त्र नक्सली थे वो केवल ऐसे ही भूखे नंगे थे ना, उनकी फिलॉसफी थी माओ से तुंग विचारधारा का जो पहला सूत्र था कि क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है। और दूसरा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, यू शुड नॉट बी सेंटिमेंटल ओवर शेडिंग अ फ्यू लिटर्स ऑफ इनोसेंट ह्यूमन ब्लड। तो मैं यही कहता हूं, दिस इज अ स्मॉल प्राइस यू हैव टू पे फॉर अ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। कि माननीय कॉमरेड, अगर खून आपका हो और कुछ लीटर बहा दे, तब आपका सेंटिमेंट यही रहेगा। अभी तो बेगुनाह जनता का खून बहे तब आप जो है ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन अगर खून आपका हो जाए, नाखून में आपके एक पिन चुभ जाए, तो सारा ज्ञान हिरन हो जाएगा आपका। तो अब आप इस पे आ जाए, 25,000 करोड़ की सालाना इन नक्सलियों की कमाई थी, अब वो कमाई चली गई। तो बड़े बड़े ग्लैमरस लोग फिल्म इंडस्ट्री तथा कथित, और इन लोगों ने जो अभी कहा है शर्जिल इमाम, और जो दूसरा है आपका नाम उमर खालिद सर, उमर खालिद, ये इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। आपने तो साफ ही कहा था कि 5 लाख आदमी इतना मवाद सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चिकन से डाल दें और वो कट जाएगा, सरकार इसको साफ नहीं कर पाएगी। आप उसके साथ बेकरारी से इतना क्यों खड़े हैं? आप तो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, आपको मालूम है कि भारत की जेलों में लगभग
50,000 के लोग ऐसे हैं जो 60 वर्ष से ऊपर है, बीमार हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, उनके बारे में 2 शब्द। लेकिन उनके बारे में कोई आपको एनजीओ एफसीआरए से दान नहीं आएगा। ये तो ममदानी के चमचे हैं, ये तो ममदानी के जरिए 1 आध मिलियन आपको दिला देंगे अगर बात पसंद आ गई अमदानी ममदानी को, या मुस्लिम ब्रदरहुड वालों को कुछ माल मिल सकता है। यहाँ पे क्योंकि मानवाधिकार वहां दो जहां हमारी जेबें भी कुछ गर्म, जेबें हमारी गर्म ना हो तो गुनाह बेलज्जत, मतलब कह भी दिया और माल टाल कुछ मिला नहीं, समय गया सो अलग, गिलास तोड़ा 12 ने। तो ये है इनका। अब इनके जो दिमागी नक्सल की पहचान आपको होना जरूरी है। ये देखिए है, आइडियोलॉजिकल इंजन देते हैं, लॉजिस्टिक हब देते हैं, लीगल कवर देते हैं, रिक्रूटमेंट ग्राउंड देते हैं। और इनके बारे में अगर आप कह दें, एक याद कीजिए, फादर स्टैन स्वामी हुआ करते थे, याद आया आपको, जो कि 84 साल के थे। क्या साहब, इनको तो बेचारों को देख लीजिए, इतने बड़े सीनियर सिटीजन हैं और इनको जेल में बंद रखा, तो जेल में इनका क्या करें, नागरिक अभिनंदन करें इनका। इन्होंने जो कुछ किया, अब इनके नारे सुन लीजिए। मैं कई टीवी शोज पे गया, मैंने कहा कि ये बता दें कि जो ये नारे लगा रहे हैं, आप इससे सहमत हैं या सहमत हैं? कितने हिडमा मारोगे, हम घर घर हिडमा निकलेंगे, कश्मीर की आजादी तक जंग चलेगी, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, हाँ या ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आप ये बता दीजिए कि आप इसमें अगर हाँ कहते हैं तो 80 नक्सल हैं आप, और पुलिस आके आपकी कर देगी खातिर बड़े कायदे से। तो केवल टोकनिज्म नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि ये नारे लगा दीजिए चौराहे पर, हम मान जाएंगे आप दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि जो लगाते हैं मैं उनको मानता हूं। देश कैसे भूल सकता है कि छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए थे, तो जेएनयू में जश्न हुआ था, नाइट पार्टीज हुई थी। और इनके गुण में बता दूं आपके, उमर खालिद शर्जिल इमाम की वकालत करना, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करना, और जो प्रोपेगेंडा भारत और भारत की फौज के खिलाफ आर्मी चीफ को कहना गली का गुंडा, मैं उनको भी नक्सली मानता हूं। अर्बन नक्सल कैंपेन्स और उनके एनजीओ और उनकी फंडिंग का समर्थन करना, अनुच्छेद 370 का विरोध करना और उसके रेस्टोरेशन की बात करना, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाना और सेपरेटिस्ट का गुणगान करना। इंडियन कल्चर और हेरिटेज, वो कहते हैं नाम भारतीय, नाम हिंदू, लेकिन दिल पाकिस्तानी, दिल पूरा पाकिस्तानी। आजादी की बातें करना कश्मीरी की, कश्मीर जो भारत का अंग नहीं है, अरुंधति रॉय। और एक्सप्रेशन और एवरी नेशनलिस्ट चीज के विचार को इसका विरोध करना है। तो ये है अर्बन, ये वो जंतु है, लेकिन इन जंतुओं का इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका है। जब आपके सशस्त्र नक्सल जो है सब समाप्त हो गए, तो आपको अगर इतना शौक है, आप ये नारे लगा दीजिए, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आपका हिसाब किताब हो जाएगा बड़े कायदे से। सर, ये बहुत जरूरी है कि आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो लोग कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला 2 लाख 2.5 लाख इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, एक ट्रेंड ये है कि ये अपने आप को कूल दिखा के, क्योंकि यंगस्टर्स बहुत, सबको शौक होता है हैपनिंग होने का, जो आजकल लैंग्वेज हो गई है, वी आर हैपनिंग, वी आर हॉट, वी आर कूल, इट्स द इन थिंग, इट्स द इन क्राउड। वर्सेस जो आप बता रहे हैं कि भैया आप सिर्फ ये चीजें जो कर रहे हैं उनके पीछे क्या नक्सलवाद का इतिहास है, और दूसरा आप समझते हैं तो अभी एक्शन कीजिए, आपको पुलिस का उसी समय कार्रवाई दिख जाएगी सर। बट सर, डू यू थिंक ये हर 10 साल में 15 साल में ये आता है फैड, या आपको लगता है, मेरा आखिरी सवाल यही है, या आपको लगता है ये गंभीरता से प्रोएक्टिवली इस पे भी पुलिस को, मुझे बतानी, बट पॉलिटिक्स को, गवर्नेंस को, समाज को एक्शन लेना चाहिए? सबको लेना चाहिए, क्योंकि इसका एक इलाज और सिंपल कट एंड राइट सोल्यूशन ईश्वरन जी नहीं है। और ये फैड हमेशा आते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है 10+2 मैंने पास किया 1967 में, तो चाइनीज एम्बेसी फ्रीली बांटती थी माओ से तुंग थॉट्स, बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी किताब होती थी, इतनी बड़ी सी, और उसमें पहला यही था। तो कुछ लोगों ने मंगा लिया, कोई इंटरनेट का तो जमाना था नहीं, यू हैड टू राइट अ लेटर टू द एम्बेसी, एम्बेसी वुड सेंड यू। और जिन जिन के घर पे माओ सेतुंग की विचारधारा हिंदी, अंग्रेजी या गुजराती में आई, मान के चलिए किताब बाद में आएगी, पहले एलआई वाला पहले आके बैठ जाता था। इधर आप बता दें, आपने माओ सेतुंग की विचारधारा मंगाई है? क्या आपको मालूम है कि चीन ने सन 62 में हमला किया था? माओ सेतुंग से आपका प्रेम कब उपजा है? और आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप जाकर के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करके आप और क्या क्या करना चाहते हैं? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिन जिन ने मंगाई थी उनकी जो होगी जांच, और उनके करियर खत्म होने की बात है, फिर गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, भाई
ये टीनेजर से इनसे गलती हो गई है, इस बार माफ कर दी, जबकि क्रिमिनल केस नहीं किया था, सिर्फ उन्होंने माओस के थॉट्स मंगा लिए थे ये चाइनीज एम्बेसी से। अब इश्करण जी, इसके ऊपर आपको भी रोड मैप बनाना है। जैसे ये आपके सीजेपी एजुकेशन दिल्ली में हुआ है, आप ये मान लीजिए किसी के एफआईआर हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हम आपके केसेस वापस ले लें, हमें आप वापस ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट की आदेश से राखों पर। लेकिन ये किसने गारंटी दी कि मैं दोबारा 4 एफआईआर आपके ऊपर नहीं करा दूंगा, या आप नहीं करा देंगे, या हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं जो देश प्रेमी हैं, उन्होंने चिन्हित कर लिया कि आप हैं अव्वल दर्जे के उदंड अनुशासनहीन, और मैं आपके खिलाफ रिकास्ट करके अपने एलिगेशन लगा के आपको जेल भिजवाऊंगा, और हम ही एविडेंस क्रिएट करेंगे। आपको मालूम है क्या होगा? पुलिस डोजियर में आ जाएगा नाम, सीसीटीएनएस में पूरे हिंदुस्तान में आपको न प्राइवेट नौकरी मिलेगी न गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आप न ठेका ले सकते हैं न आप लोन ले सकते हैं, आप कौड़ी के 3 होकर रह जाएंगे। तो फिर आप कहिएगा चाइनीज एम्बेसी से कि हमें आप चाइनीज सिटीजनशिप दे दीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में अब मेरा गुजारा नहीं। जी सर यही प्रोएक्टिव स्टेप्स जैसे आप बता रहे हैं, मुझे लगता है अब समय आ गया। प्रोएक्टिव क्या, आपने बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया कि 1967 में भी पुलिसिंग प्रोएक्टिव ही होनी पड़ती है कि जिसको सुधार सकते हो सुधारो, और जो ना सुधरे फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस झेले। थैंक यू सर, आपने समय दिया और ये पूरे चीज को कॉन्टेक्स्ट में डाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शरण जी, जय हिंद। जय हिंद सर।